दोस्तों, पहले के जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर करने के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी सिफत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठिकरी लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठिकरी बादशाह को दे दिया। ठिकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी ऐसा ही दस्तरखान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। उसके बाद बंदर ने खाना खाकर फिर दरख्त पर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक डांट का टुकड़ा बंदरों के सामने रख दो, कहीं वो बंदर भीग ना जाए। नौकरों ने डांट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठिकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद जब बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर कुछ ठिकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं बादशाह के साथ जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया, जो खेमे नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर से फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां पर रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीबी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से कागज को लेकर फौरन फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो वो उसे देखकर घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर कर अपनी चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता था। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो उसे ये बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा ऐसी तो मेरी जिंदगी में कभी भी हो ही नहीं सकता। बादशाह ने लपक कर बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपके जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपना हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपने मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीबी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था बीबी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपना जान दे देगा, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करवाएगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपने माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने अपने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है, मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे माँ ने उसके कत्ल करने के कई बार मंसूबा किए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद वो शायद मुझे मार दे। तुम अपने माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहाँ से चला ना जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी है। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मलिका को जब ये बात मालूम हुई, उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया गया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी ज्यादा खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक दिन रात के वक्त मलिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू की। अंदर से किसी मर्द की बोलने की आवाज आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी इस बंदर के साथ भला इतना ज्यादा खुश क्यों है। अब मलिका वहाँ से पलटकर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रहता है और ये बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाव बचाव करके गायब हो गया। हैरान कुन शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया उसकी माँ का एक कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे? उसकी माँ ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा कि मैं अगर बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी बिल्कुल नौजवानों की तरह वो मेरा जमाए राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए।
अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे के तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा भटकती फिरती उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी की रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठी हुई थी और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, इतने परेशान क्यों हो? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप के तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हैं, वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर कर के हार गए हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, ए चकोरे, क्या हमारे शहजादे का दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, है। अगर कोई हमारे बीटे इकट्ठा कर ले और इन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक सुबह शाम रोजाना शहजादे के जिस्म पर लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उसकी सारी बीटे इकट्ठा की और एक तबीब के भेष में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ के हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उसके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं ली और जरूरत का सारा सामान खरीद कर शहजादी शाही महल में पहुँच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय से एक तबीब आया है, वो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुला कर लाओ। बादशाह ने देखा ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगा? इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम इसका इलाज नहीं कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या इलाज कर लोगी? बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वही मेरी सजा। ये सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दिया और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा मुझे चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे का देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के पास वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने शहजादे का इलाज शुरू कर दिया और महीने भर ही में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह से शहजादी शहजादे का खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत ही भारी इनामात देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये 40वें दिन शहजादी ने वो लेप दिया और वहाँ से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहाँ से आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी वो अपने साथ लेकर वो अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे के सेहत याबी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। शहजादा बहुत ही ज्यादा परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि कैसा तबीब था, वो कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसा के खामोशी के साथ यहाँ से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बैठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैंने तो तुम्हें इससे पहले
पहले कभी देखा भी नहीं है। शहजादे ने कहा, ए मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा, बेटे ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा कि मैं आपको अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है? बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर ना छोड़ा। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरी बचने की तो कोई उम्मीद ना थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला ठीक कैसे हुए? शहजादे ने उसे बताया। शहजादी ने कहा, अच्छा फिर तो आपने उस हकीम को बहुत ही मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात है कि उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के, और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने उससे कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ही ये खाल होगी और ना ही आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी भी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उस खाल को अपने जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने बोला, दरअसल मुझे वो बातें बताने का मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया, मैंने उस पर तीर चलाया। वो हिरन मेरे आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया, मेरे साथ जो लोग थे वो सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सेहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके पास एक 10-12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग रो रहे थे, उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग रो रो कर उस शख्स को बद्दुआएं देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे के टांग पर तीर मारा था। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। बस उसके ये कहने की देर थी, मैं फौरन इंसान से बंदर के शक्ल में तब्दील हो गया। अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उसके पांव पकड़ लिए, रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरे उस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, हमें चाहिए कि हम इसे माफ कर दे। लड़के ने जब अपने दादा से बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इससे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसे कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ तू अपनी बीवी के सामने ही इंसान के शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहाँ से आ गया। मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीने तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा। उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहाँ से अपने साथ महल में लेकर आ गए। फिर तुम्हारे वालिद ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की ये बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मलिका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटा अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपने दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटाने मैं जरूर आता रहूंगा। उसके बाद शहजादा अपने
दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।